चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक देखा था, अब आ जाओ को डोमिनेंस पढ़ते हैं. सो व्हाट इज को डोमिनेंस? द नेम इटसेल्फ, मतलब कि दो लोग डोमिनेंट होंगे. तो कह रहे टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर F1 resembled either of the two parents dominance. Yes, then or was in between, that is incomplete dominance. But in the case of codominance, the F1 generation resembles both parents. A good example is different types of red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings. ABO blood group was controlled by gene I. The plasma membrane of RBCs has sugar polymers that protrude from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene. The gene I has three alleles, IA, IB, and small I. The IA and IB produce slightly different form of sugar, while allele I does not produce any sugar. Because humans are diploid organisms, each person possesses any two of the three gene alleles. IA, IB are completely dominant over small I. In other words, when IA and I are present, only IA is expressed because small I does not produce any sugar. When IB and small I are present, IB expresses. But when IA and IB are present together, they both express their own types of sugar. This is because of codominance. Hence, red blood cells have both A and B type of sugars. Since there are three different alleles, there are 6 different combinations of these three alleles that are possible, and therefore the total of 6 different genotypes of human ABO blood types. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि अब तक हम लोगों ने जो देखा उसमें दो F1 था वो आइदर ऑफ द टू पेरेंट को रिजेंबल करता था. मतलब कि अगर स्मॉल टी और कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इस दोनों में से किसी एक को वो रिप्रेजेंट करता था, बेसिकली डोमिनेंट वाले को वो एक्सप्रेस कराता था. ये था डोमिनेंस. ठीक है, दिस वाज डोमिनेंस. फिर क्या हुआ कि ये इन दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करा दिया को डोमिनेंस, जैसे हमने कहा है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो डोमिनेंट वाला था वो पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाया, तो जो रिसेसिव था वो भी थोड़ा सा अपने आप को डाल दिया उसमें, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस था. अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो को डोमिनेंस. इसमें F1 जो है वो दोनों ट्रेट्स दिखाता है. ठीक है, इसमें F1 जो है वो दोनों दिखाता है, मतलब ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी बराबर के टक्कर के हैं. ठीक, तो इसमें ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है? ये एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुपिंग का ह्यूमंस में. इसमें क्या होता है, ये आई जीन से गवर्न होता है, सबकी दो दो कॉपीज़ होती हैं. IA मतलब A के लिए, IB मतलब B के लिए, स्मॉल I मतलब O के लिए. तो IBIA अगर IA और I मतलब स्मॉल I में क्रॉस कराओगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जब भी जो भी बच्चे हमें मिलेंगे बेसिकली ऐसे होगा, IA और स्मॉल I. अब इसे क्रॉस कर रहा हूँ तो ये होगा IA स्मॉल I, IA स्मॉल I, IA स्मॉल I. तो हर जगह डोमिनेंट वाला जो है वो आएगा, तो फाइनली हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा IA ही होगा. ठीक है, मतलब बेसिक जीनोटाइप तो IA स्मॉल I होगा, पर एक्सप्रेस क्या होगा A, तो हमें A मिलेगा. ऐसे ही IB में भी सेम चीज़ होगी, यहाँ पे IB और हमें मिलेगा IB और स्मॉल I जीनोटाइप और एक्सप्रेस होगा B. ये तो IA और स्मॉल I, IB और स्मॉल I के बीच में हो गई, ये चीज़ें यहाँ तक दी हुई हैं. फिर अगर कैपिटल IA और कैपिटल IB ये दोनों में अगर होगा, इन दोनों का एक्सप्रेशन अगर स्टडी करें तो इसमें IA मिलेगा, इसमें IB मिलेगा. IA IB. तो बेसिकली इसका जीनोटाइप होगा IA एंड IB और इसका एक्सप्रेशन भी यही होगा AB, मतलब दोनों टाइप के शुगर्स प्रोट्यूड होंगे ऐसे टाइप के RBC से. ठीक है, तो ये होता है को डोमिनेंस. इसमें IA और IB दोनों इक्वली डोमिनेंट है, तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कराएंगे. ऐसा नहीं है कि बस A दिखा देगा B नहीं दिखाएगा. ठीक है, दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कराएंगे. तो सुना होगा AB ब्लड ग्रुप्स होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि दोनों IA और IB दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं. दे आर को डोमिनेंट टू ईच अदर. अंडरस्टूड? हाँ, तो इसमें ये सब तो कॉमन सेंस की बातें होंगी. कुछ थ्योरेटिकल लाइन्स जो अंडरलाइन करना है वो ये है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBCs हैव शुगर पॉलीमर्स. ठीक है, पूछ देगा कौन सी मेम्ब्रेन पे है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है, जो उसकी प्रोट्यूड करती हैं उसके सरफेस से. दिस शुगर पॉलीमर्स प्रोट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ RBC एंड द काइंड ऑफ शुगर, जैसा शुगर होगा वो कंट्रोल होता है जीन से.
ठीक है, आई होप दैट दिस इज अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, आई ए और आई बी ये भी याद रख लो. तो आई ए एंड आई बी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, वाइल स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर. ओके, सो ये पूरा था कोडोमिनेंस के बारे में. और ये टेबल दिया हुआ है, ये हमें बना ही लेंगे. जब आई ए करोगे तो आई ए मिलेगा, ए बनेगा. अगर आई ए करोगे तो आई ये जीनोटाइप होगा, ये फिनोटाइप होगा. स्मॉल आई से करोगे तो फिर ये फिनोटाइप होगा जो मैंने बताया. फिर सिमिलरली फॉर बी ऑल्सो. एंड फाइनली एक कंडीशन, जब दोनों ही रिसेसिव हो, दोनों ही स्मॉल आई हो, तो ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा. ठीक है, चलो अब ये तो हो गया कोडोमिनेंस. अब मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में पढ़ते हैं. Do you realize that the example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple alleles? Here you can see that there are more than 2 alleles, that is 3 alleles, governing the same character. Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found in only one population studies are made. Only when population studies are made. ठीक है, तो ये मल्टीपल एलेलिज्म जो होता है ना, ये एक इंडिविजुअल में हम लोग नहीं निकाल सकते हैं. ये हम लोग तब निकाल सकते हैं जब एक पॉपुलेशन स्टडी की जाए. सो मल्टीपल एलेलिज्म कैन बी फाउंड व्हेन ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड. सो रिमेंबर दिस लाइन. ठीक है, कह देगा मल्टीपल एलेलिज्म कैन बी फाउंड इन अ स्पीशीज, इन एन इंडिविजुअल. नो, मल्टीपल एलेलिज्म इज फाउंड इन व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड. Remember this word, population study. ठीक है, now see this paragraph. I've never read this paragraph up till now. Let's break my record today. Just a second. Okay. Occasionally, a single gene produced may produce more than one effect. A single gene product may produce more than one effect, which means that if there are like a single pair of gene that controls more than one effect. Getting it? For example, starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. It has 2 alleles, capital B, small b. ठीक है, starch synthesis in pea seeds. Fine, मार्क करते चलते हैं. स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन. इट हैज़ 2 alleles, कैपिटल बी, स्मॉल बी. फाइन. Starch is synthesized effectively by capital B homozygotes, and therefore large starch grains are produced. So the starch is synthesized effectively, मतलब ज़्यादा starch बनता है capital B वाले से. ठीक है, या और large starch grains produce होते हैं जिसकी वजह से. ठीक. In contrasting, small b homozygotes have less efficiency in the starch synthesis and produce smaller grains. तो जो बड़े वाले होते हैं वो लार्जर ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो छोटे वाले होते हैं वो कम इफेक्टिव होते हैं और छोटे छोटे स्टार्च ग्रेन्स बनाते हैं, स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स. ठीक है, ठीक है. आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सीड्स, कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड स्मॉल बी सीड्स आर रिंकल्ड. ओके, नाउ सी, पहले क्या था, कैपिटल बी वाले जो थे मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड, कैपिटल बी सीड्स जो हैं वो राउंड होते हैं. कैपिटल बी होमोजाइगोट्स राउंड होते हैं, गोल सीड्स होती हैं. मीनवाइल स्मॉल बी सीड्स होती हैं वो रिंकल्ड होती हैं, मतलब ऐसे इरेगुलर शेप की होती हैं. ठीक है. द हेटेरोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड द बी सीम टू बी डोमिनेंट एलील. कैपिटल बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील, बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर determinant size in capital B small b seeds. But the starch grains produced are intermediate size, capital B small b seeds. So if starch grain size is considered as the phenotype, then from this angles the alleles show incomplete dominance. Okay, तो देखो इसमें क्या कह रहा है बेसिकली, ये पहले मैं मार्क कर दूँ. Where is it? कह रहे हैं कि द हेटेरोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड कैपिटल बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील. फाइन बाय हियर. ठीक है, मतलब जो कैपिटल बी वाले हैं वो डोमिनेंट दिखाते हैं, तो जो हेटेरोजाइगोट्स होते हैं, हेटेरोजाइगोट्स यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी, ये जो है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये जो है इसमें राउंड सीड्स बनती हैं जो मतलब
ऑब्वियसली सिग्निफाई करता है कि कैपिटल बी जो है वो डोमिनेंट एलील है। लेकिन 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 जब स्टार्च ग्रेन प्रोडक्शन कंसीडर करते हैं, मतलब कितना एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो साइज़ होता है सीड्स का वो इंटरमीडिएट साइज़ के होते हैं, मतलब ना कि बड़े होते हैं ना ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, सो व्हेन वी कंसीडर द साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन, दिस वुड बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो वो क्या रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेट मी राइट इट डाउन हियर। पहली चीज़ कि जो कैपिटल बी स्मॉल बी एलील्स हैं, ये कंसीडर करते हैं दो चीज़ों को, ये दो चीज़ों को गवर्न करते हैं, ये वाले एलील्स। किसको? ग्रेन के साइज़ को और ग्रेन के शेप को, ठीक है। चलो ये समझ आ गया। अब आ जाओ, तो ये एक तरह से प्लियोट्रॉपिक जीन का भी एग्जांपल है ना, कि एक जीन से दो लोग गवर्न हो रहा है, ठीक है। तो साइज़ को जब कंट्रोल करते हैं तो इसमें भी दो कंडीशन आ जाती है। साइज़ में अगर कैपिटल बी है, तीन कंडीशंस आती हैं। कैपिटल बी है और स्मॉल बी है। जब कैपिटल बी होगा तो बिग होंगे, ठीक है, बड़े बड़े सीड्स होंगे, बिग सीड्स, ठीक है, सीड्स लिख देती हूँ। और स्मॉल बी होंगे तो मतलब स्मॉलर सीड्स, छोटे छोटे सीड्स होंगे, स्मॉलर सीड्स। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे। एक सेकेंड, कौन सा कलर लूँ, ब्लू, ठीक है। यहाँ पे अगर कैपिटल बी स्मॉल बी हो रहा है तो इस कंडीशन में अगर कैपिटल बी डोमिनेट होता 100% तो बड़े सीड्स होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज़ के सीड्स हो जाते हैं, इंटरमीडिएट यानी कि ना ही बहुत बड़े ना ही बहुत छोटे, बीच के साइज़ के सीड्स निकल आते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अगर साइज़ को कंसीडर करें तो ये एग्जाम्पल हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। फाइन, नाउ शेप की बात करते हैं। अब शेप में क्या हो जाता है कि क्या बोल रहा था, हाँ, शेप कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, नहीं मतलब ये भी तीन टाइप का ऑब्वियसली। फर्स्ट वन इज कैपिटल बी, सेकेंड इज स्मॉल बी एंड द थर्ड वन इज अगेन द हेट्रोजाइगस कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अगर कैपिटल बी हो रहा है तो शेप कैसा है, इस कंडीशन में शेप है राउंड, ठीक है, डोमिनेंट राउंड। इस कंडीशन में है रिंकल्ड, ठीक है। और अगर जब ये हो रहा है तो कैसा हो जा रहा है शेप, तो राउंड ही रह रहा है, मतलब इस कंडीशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है। जब शेप डिस्कस कर रहे हैं तो शेप में इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को नहीं मिल रहा है हमें, सिर्फ साइज के कंडीशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। सो रिमेंबर दिस पार्ट इज वेल, remember that in size case when we look at the heterozygote, we see that it does not show it does not expresses the dominant character fully, which means that its seeds are of intermediate sizes, okay। तो बस इतनी ही बात करी है। अब ये जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और साथ ही साथ ये जो है ये एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपिक जीन का भी। व्हाट इज अ प्लियोट्रॉपिक जीन और मल्टीपल एलेलिज्म। फोन कर देंगे चाहे बंद कर देंगे, ठीक है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ आई वुड से प्लियोट्रॉपिक और मल्टीपल एलेलिज्म व्हाटएवर, ठीक है। तो ये दोनों का एग्जाम्पल हो गया। बस अगर साइज कंसीडर कर रहे हो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होगा, ठीक है। शेप के टाइम पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है। तो दिस इज ऑल गिवन इन दिस पैराग्राफ। अब आ जाओ, therefore dominance is not an autonomous feature of a gene or a product or the product it has information for. Just a second. Yes, कह रहा है dominance is not an autonomous feature of a gene. Okay, sorry, yes. Okay, I was saying therefore dominance is not an autonomous feature for a gene to or the product that it has information for. It depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine, in case more than one phenotype is influenced by the same gene. ओके, तो पहली लाइन कह रहा है कि डोमिनेंस जो है वो इन ऑटोनॉमस फीचर नहीं। व्हाट इज एन ऑटोनॉमस फीचर? ऑटोनॉमस फीचर इज द वन दैट लाइक पावरफुल, जो
जो पावर होल्ड करे कि मतलब मैं जो बोल दूँ वो सच हो, ठीक है। ऐसा डोमिनेंस नहीं है कि ऐसा अगर हम लोग बोल दें कि कि तू डोमिनेंट है, तू जो बोलेगा वो सही, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। कि डोमिनेंट वाला ने अगर कह दिया कि भाई मैं राउंड बनाऊंगा, राउंड, तो इंटरमीडिएट मतलब सॉरी तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी राउंड ही बने, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। हम लोग देख रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जा रहा है, को डोमिनेंस हो जा रहा है। तो डोमिनेंस इज नॉट द ऑटोनॉमस फीचर, ओके, रिमेंबर दिस लाइन ऑफ जीन और द इंफॉर्मेशन दैट द जीन कंटेन्स फॉर, मतलब जिस जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जीन पे इंफॉर्मेशन है उसके लिए भी डोमिनेंस वो नहीं है, ठीक है। It depends as much on the gene product and the production of particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine। मतलब ये लाइन क्या कह रही है, देखो कह रहे हैं इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट, मतलब जीन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, मतलब वो जीन का जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी प्रोटीन बन रहा है, उससे कैसा फिनोटाइप आ रहा है उस पर डिपेंड तो करता ही है, साथ ही साथ इस पे भी डिपेंड करता है एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन, मतलब जो हम लोग एग्जामिन करना चाहते हैं। जैसे इस केस की बेसिकली बात कर रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने साइज के फिनोटाइप को एग्जामिन करना, यानी कि पढ़ना, क्या बोलते हैं इसको, अपना सब्जेक्ट बनाया पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर हम साइज को कंसीडर करके बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसका जो जीनोटाइप है, सॉरी इसका जो फिनोटाइप है वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर शेप की बात करें तो यहाँ पे तो सब नॉर्मल है, यहाँ पे तो डोमिनेंस ही राउंड दिखा रहा है, मतलब डोमिनेंट दिखा रहा है बी वाला, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन। आई होप दैट वी आर क्लियर। Now, in case more than one phenotype is influenced, वो कह रहे हैं in case more than one type of influence, one type of phenotype is influenced by the same gene, like this one, okay। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे किसका, वो कौन सा था, बॉडी कलर वाला था ना, कि एक जीन्स नहीं, उसमें तो बहुत सारे जीन्स एक ही कंट्रोल करते थे, प्लियोट्रॉपिक वाला है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, आई होप दैट बाय फॉर एवरीथिंग इज क्लियर। सो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में सारी चीज़ें। क्या क्या पढ़ी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, कि उसमें क्या होता है, पहले तो लॉज पढ़े हमने दो, डोमिनेंट और रिसेसिव, सॉरी डोमिनेंस और सेग्रीगेशन वाले। डोमिनेंस का लॉ क्या था, डोमिनेंस का लॉ था कि दोनों में से ना जो फैक्टर्स होते हैं वो दो होते हैं, एक पेयर में होते हैं, डिसिमिलर वाले में एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, ठीक। फिर हमने पढ़ा है, मतलब ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या बता दिया कि क्यों हम लोग को 3:1 का रेशियो मिल रहा था, ये डोमिनेंट वाले इस लॉ से हमें पता चल गया। फिर सेग्रीगेशन में बोला कि जो दोनों गैमीट्स होते हैं उसमें जो एलील्स होते हैं उसके एक सेम प्रपोर्शन में जीन्स चले जाते हैं, 1 जीन्स, ठीक है। अब फिर कहता है कि ये तो सेग्रीगेशन का लॉ हो गया। उसके बाद आया को डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो हमने देखा एंथीरियम स्पीशीज़ में, डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन वाले फ्लावर में हमें पिंक कलर का फ्लावर भी मिल गया, वाइट और रेड की जगह पे। अब फिर पता चला कि डोमिनेंस होता क्या है, क्यों होता है। तो जीन्स ने, इसने हमें बताया ये वाला पोर्शन देखो, इसने बताया कि क्या बोलते हैं, जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, म्यूटेशंस अगर हो जाती है तो 3 टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। पहला या तो नॉर्मल या लेस इफेक्टिव चीज़ हो, नॉन फंक्शनल हो, या बने ही ना। तो कॉमन कौन सा होता है इन तीनों में से, पहला वाला कॉमन, पहला वाला होता है जिसमें लेस या फिर नॉर्मल एफिशिएंट एंजाइम्स बनते हैं। उसके बाद से फिर बोला कि ऐसा सबसे कॉमन होता है, और कहता है कि ये जो फिनोटाइप है ना, ये डिपेंड करता है अनमॉडिफाइड जीन पे। अनमॉडिफाइड एलील कौन सा होगा, ज़्यादातर केसेस में अनमॉडिफाइड एलील जो होता है वो डोमिनेंट वाला होता है, और जो रिसेसिव होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। इसीलिए अगर रिसेसिव मॉडिफाई होगा तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इसीलिए ज़्यादातर केसेस में हमें नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। बस ये था। फिर को डोमिनेंस तो हमने अभी भी पढ़ा, ठीक है, और मल्टीपल एलिज्म एंड नाउ तो दिस वाज फॉर मोनोहाइब्रिड। अब आ जाओ डाईहाइब्रिड प्रोसेस पे, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। देखो जरा, इस लेक्चर में ना हम लोग कर लेते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से, फिर नेक्स्ट में लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन, पेडिग्री वगैरह, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, और फिर सारे डिजीजेस 3rd लेक्चर में। तो बेसिकली 3 लेक्चर्स में हम सब कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाओ, इस लेक्चर में कहाँ तक करना है, क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है। चलो देखते हैं। Inheritance of 2 genes. Mendel also worked with and crossed pea plant that differed in 2 characters as is seen in the cross between pea plant that has seeds with yellow color and round shaped, and that one had seeds of green color and wrinkled shape. Fine. Mendel found that the seeds resulting from the crossing of the parents had yellow colored and round shaped seeds. ठीक है, मतलब उन्होंने बेसिकली किया क्या एक ऐसा प्लांट लिया,
जिसमें मतलब ट्रू ब्रीडिंग नहीं लिया कि ऐसे नहीं कि एक ही कैरेक्टर बस, इसमें 2 कैरेक्टर्स डिफर हो रहे थे। पहले प्लांट में क्या था, येलो कलर का था और राउंड शेप था, ऐसा लिया, मतलब राउंड एंड येलो। फिर दूसरा वाला जो लिया वो ग्रीन कलर का था, मुझे याद नहीं है ग्रीन डोमिनेंट होता है कि कौन सा, येलो, लेट मी थी, येलो डोमिनेंट होती है, ठीक है, येलो डोमिनेंट, ठीक है। तो ग्रीन वाले में क्या लिया, ग्रीन था और रिंकल्ड था, रिंकल्ड एज इन स्मॉलर, फाइन। तो ऐसे पेरेंट्स लिए और इनका क्रॉस करा दिया। फिर इनका जब क्रॉस कराया तो पता चला कि जो बच्चे हो रहे हैं वो येलो हो रहे हैं, मतलब वही डोमिनेंट फुल्ली, और राउंड शेप्स के हो रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा होगा, या तो ये होगा या फिर ऐसा होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल, इन दोनों में से कोई एक था। बट दोनों केसेस में प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगा, राउंड एंड येलो, राइट, येलो एंड राउंड, ठीक है। चलो, thus yellow color was dominant over green and round shape dominant over wrinkled, ये तो पता ही है। These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green seeds and between round and wrinkled। मतलब जब उन्होंने येलो और ग्रीन में कराया था, जब येलो और ग्रीन में कराया था तो भी उन्हें यही मिला था कि येलो डोमिनेट कर रहा था, और जब उन्होंने राउंड एंड रिंकल्ड में कराया था तो भी यही मिला था कि राउंड डोमिनेट कर रहा है। तो इधर भी वही हो रहा है, येलो डोमिनेट कर रहा है ग्रीन को, राउंड डोमिनेट कर रहा है रिंकल्ड को। नाउ let us use the genotypic symbols capital Y for dominant yellow seeds color and small y for recessive green seed color, R for round shape seeds and small r for wrinkled seed shapes. The genotype of parent can be written as capital R, small, जो मैंने लिख दिया। The cross between the two plants can be written down as in figure 4.7। ये फिगर देखो, ये राउंड एंड येलो है, ये ग्रीन एंड रिंकल्ड है, ठीक। अब इसके गैमीट्स बनाने हैं, अभी देखते हैं कैसे बनेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। द गैमीट कैपिटल आर स्मॉल y यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड, ठीक है, ये बनेगा, ये वाला मैंने जो कहा। When Mendel self-hybridized the F1 plants, he found that 1/4 of the F2 plants had yellow seeds and 3/4 of the plants had yellow seeds and 1/4 had green seeds. The yellow and green colors segregated in a ratio 3:1. Round and wrinkles segregated in a ratio 3:1, just like the monohybrid cross. उसी की तरह चीज़ें हुई, ये दोनों भी ये दोनों भी 3:1 के रेशियो में फिनोटाइप दिखाया, मतलब 3 पीला दिखा, 1 सफ़ेद दिखा, एक ग्रीन दिखा, और ये दोनों भी उसी रेशियो में 3 राउंड हुए और 1 रिंकल्ड हुआ। कि ऐसा मोनोहाइब्रिड में भी देखा था, ऐसा यहाँ पे भी देखा हमने। चलो, विल सी द डायग्राम आफ्टर कंप्लीटली रीडिंग। वेयर इज इट, अभी और था ना, अच्छा इसमें, ठीक है। चलो, बिफोर दैट डायग्राम देख लेते हैं। तो पहले हमें पेरेंट जनरेशन में ये दोनों थे, इसके जीन्स इसके एलील्स, अरे यार क्या बोलूँ, गैमीट्स बनाओ। गैमीट्स कैसे बनाते हैं, ये आर है ऐसे लिखते हैं, वाई, और ऐसे एक बार ये आर लिखो तो आर कैपिटल वाई, ये आर स्मॉल वाई, तो ऐसे होगा कैपिटल वाई ऑब्वियसली, फिर ये आर कैपिटल वाई तो बनेगा कैपिटल वाई, फिर ये आर, तो ऐसे करके। तो बेसिकली इसमें सारे सेम ही है, तो हमें एक उठा लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई को, ये जीन गैमीट हुआ, और सिमिलरली इसमें भी होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई क्रॉस, तो कैपिटल स्मॉल वाई फाइनली मिलेगा। तो इन दोनों को आप क्रॉस कराओ, तो कैसे कराओगे, देखो यहाँ पे सारे इनको कंसिडरेशन में लिया हुआ है, जो इससे बनेंगे सेकेंड वाले से बनेंगे, ठीक है। तो देखो ये बना, तो ये दोनों को मिल गया, तो क्या मिला हमें, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलो, अब क्या होगा, इनकी सेल्फिंग कराओ, F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराएंगे जब, तो क्या मिलेगा, तो देखो इसके गैमीट्स बनाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो पहले कैपिटल आर विथ स्मॉल वाई करो, कैपिटल आर विथ कैपिटल वाई करो। मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, सो बेटर रहेगा, ठीक है। कैपिटल वाला मैंने ये इससे लिखा है ब्राउन से, ये हो गया, ठीक। फिर इसको स्मॉल से कराओ, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर स्मॉल वाले को बड़े वाले से कराओ, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाले को छोटे वाले से कराओ, तो मिल गया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो 4 हमें इसमें गैमीट्स मिले। अधिकतर सही है कि नहीं, कैपिटल आर कैपिटल वाई करेक्ट, कैपिटल आर स्मॉल वाई करेक्ट, स्मॉल आर कैपिटल वाई करेक्ट। अब हाँ, तो गैमीट्स हमने सही से बना लिए, ये सारे गैमीट्स मिल गए। अब इनकी सेल्फिंग करानी है हमें, ठीक है। आज सेल्फिंग करा के देखते हैं हम लोग खुद से, या खुद से क्या करें देख ही लेते हैं, इसमें दिया तो है।
चलो, तो इसने ना बस पनेट स्क्वायर को ऐसे तिरछा बना दिया, कंफ्यूज नहीं होना, वही सेम चीज़ है। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसने हम ऐसे बना दिया, ये है तो स्क्वायर ही, ठीक है। चलो, तो अब देखो क्या हो रहा है, ये दोनों तो कैपिटल आ रही है, तो यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा, वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये फुल्ली डोमिनेंट है, मतलब क्या बोलते हैं, पूरी तरह से होमोजाइगसली डोमिनेंट है कह सकते हैं। चलो, फिर नेक्स्ट में क्या आ रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, स्मॉल आर, अबे अच्छा ऐसे नहीं है, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गई, ऐसे जा रहे हैं ना, तो ऐसे कराएंगे। चलो, ये देखो, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो एक बार कैपिटल आर आएगा, एक बार स्मॉल आर आएगा, और वाई है दोनों में डोमिनेट है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कैपिटल आर ही डोमिनेट करेगा। फिर कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें भी वाई डोमिनेट करेगा, इसमें भी वाई। तो पहली लाइन में हमें सब डोमिनेंट मिल रहे, इसमें से एक जो था वो पूरी तरह से डोमिनेट था, होमोजाइगसली डोमिनेट है, ये वाला बस, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। चलो, और ठीक है, फिर क्या है, फिर है दूसरे में आओ। तो ऐसे ऐसे करके बेसिकली सारे वो हैं, पढ़ लेते हैं एक बार क्या करना है। फिर इसमें भी हमें कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल आर मिलेगा, कैपिटल वाई मिलेंगी। चलो, अब इसमें क्या है, स्मॉल आर, यहाँ भी स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो है तो ये येलो कलर का, पर इसका शेप जो है वो रिंकल्ड है, ठीक है। अब यहाँ से कैपिटल आर मिलेगा, यहाँ से स्मॉल आर मिलेगा, तो कैपिटल आर डोमिनेट करेगा ऑब्वियसली, यहाँ स्मॉल वाई या कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई डोमिनेट करेगी, तो ये हमें राउंड एंड येलो मिलेगा। फिर यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो है तो येलो कलर का, पर राउंड नहीं होगा, रिंकल्ड होगा। फिर यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे भी कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, तो कैपिटल आर डोमिनेट करेगा, कैपिटल वाई भी डोमिनेट करेगा। उसके बाद से हम लोग का नेक्स्ट है हमारे पास कि कैपिटल आर, स्मॉल आर है, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है, तो इसमें भी कैपिटल आर जो है वो डोमिनेट करेगा और कैपिटल वाई भी डोमिनेट करेगा। यहाँ अगेन हमें मिल जाएगा राउंड एंड येलो। फिर आओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे देखो दोनों में स्मॉल वाई है, तो अब ऑब्वियसली स्मॉल वाई में तो स्मॉल वाई ही प्रोडक्ट में मिलेगा, मतलब दोनों अगर रिसेसिव है तो रिसेसिव ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें हम लोग को ग्रीन कलर के सीड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला पहला हमारा ग्रीन सीड, रिंकल्ड हमें ऑलरेडी 2 मिल चुके हैं, अब हमें पहला ग्रीन भी मिला, पर वो रिंकल्ड नहीं है, वो राउंड है, ठीक है। तो उसमें दोनों रिसेसिव नहीं है, बस कलर वाला रिसेसिव मिला अब तक। फिर अगले में भी सेम चीज़ होगी, राउंड एंड ग्रीन कलर। आ जाओ अब लास्ट वाले लाइन में, यहाँ पे स्मॉल आर है, नहीं स्मॉल आर कैपिटल आर है, मतलब ये है और ये है, तो कैपिटल आर डोमिनेट करेगा, राउंड मिलेगा। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई डोमिनेट करेगी और येलो मिलेगा। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। चलो, यहाँ पे रिंकल मिला और येलो कलर मिला, यहाँ पे राउंड मिला और ग्रीन कलर मिला, और फाइनली एक ऐसा मिलेगा जो होमोजाइगोटिकली पूरी तरह से रिसेसिव होगा, ठीक है। तो हमें एक मिला था जो पूरी तरह से डोमिनेंट था, और एक मिला है जो पूरी तरह से रिसेसिव है, ठीक है। तो याद रखना। चलो, तो फिनोटिपिक रेशियो कैसा है देख लेते हैं। ये देखो, एक पूरा डोमिनेंट, मतलब एक डोमिनेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 हमारे पास कैसे हैं, राउंड एंड येलो हैं, ठीक है। फिर 3 हमारे पास कैसे हैं, राउंड एंड ग्रीन है। फिर 3 कैसे हैं, रिंकल्ड एंड येलो है। फिर एक जो है वो रिंकल्ड एंड ग्रीन है। तो ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो का मतलब जैसा हमें दिख रहा है, जीनोटिपिक नहीं है, फिनोटिपिक रेशियो है ये हमारा, ठीक है। आई होप दैट दिस इज़ वेरी क्लियर टू अस। डायग्राम याद रखो, ये सारे बहुत सारे जो हैं वो क्या हैं, डोमिनेंट है, वो मतलब राउंड एंड येलो हैं, और 3 हमारे क्या है, एक 3 में ऐसा है कि एक में एक कैरेक्टर डोमिनेंट रिसेसिव है और दूसरे 3 पेयर में एक कैरेक्टर रिसेसिव है। जैसे इस तीनों में येलो कलर तो डोमिनेंट है पर शेप जो है वो रिसेसिव वाला है, और इसी तरह से इसमें कलर डोमिनेंट वाला नहीं है, शेप डोमिनेंट वाला है, और एक जो है हमारा बेचारू इसमें कुछ डोमिनेंट नहीं है, सब रिसेसिव है। आई होप दैट वी आर क्लियर। अब आ जाओ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे। मैंने बताया था पहले उस वाले लेक्चर में कि जो ये होता है
क्या नाम है इनका, मेंडल थे, उन्होंने तीन लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो दोनों मोनोहाइब्रिड के लिए थे, और डाईहाइब्रिड के लिए जो लॉ दिया था उसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसे कि ये वाला है. In dihybrid cross, the phenotypes round yellow, wrinkled yellow, round green, and wrinkled green appeared in the ratio 9:3:1. Such a ratio was observed for several pair of characters that Mendel studied. ठीक है, the ratio 9:3:1 can be derived by combining the series of 3 yellow, 1 green with 3 round, 1 wrinkle. तो बेसिकली याद है शुरू में उन्होंने कहा था कि जो येलो और ग्रीन का रेशियो है वो 3:1 ही मिला था, मतलब 3:1 येलो ग्रीन का, पूरे का नहीं, एक का जब मोनोहाइब्रिड देख रहे थे, और इसका मिला था 3:1. अब इसको कंबाइन कर दो, बस क्या है 3:3 = 1:1 यही मिलेगा. 3 3 9 3 1 3 3 1 3 1 1 1. देखा, तो बेसिकली ये उन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन मिला हमें. अब आ जाओ, 3 round is to 1 wrinkled, 3 round is to 1 green equals to this. वही जो मैंने लिख दिया. अच्छा, ये 9 क्या थे, ये 9 थे राउंड एंड येलो, राउंड येलो थे. 3 क्या है, ये है राउंड ग्रीन, ये है रिंकल्ड येलो, और इकलौता हमारा रिंकल्ड ग्रीन. ठीक है, तो ये रेशियो था. चलो, based on such observations of dihybrid crosses between plants differing in 2 traits, मतलब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स नहीं, यहाँ पे ऐसे प्लांट्स ले रहे जो 2 ट्रेट्स में अलग अलग थे, डाईहाइब्रिड. Mendel proposed a second set of generalization that we call Mendel's law of independent assortment. The law states that when 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of characters. तो ये बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जैसा ही है, वो नहीं है, वैसा ही है. जैसे उसमें ना मोनोहाइब्रिड की बात हो रही थी, तो उसमें बोला था कि एक जीन जो है वो दूसरे जीन से, मतलब दूसरे जीन के पे डिपेंड नहीं करती सेपरेशन के लिए. पर यहाँ पे एक पेयर ऑफ ट्रेट्स, मतलब अगर कलर की बात हो रही है तो येलो कलर जो है वो सेग्रीगेट होगा इंडिपेंडेंटली, वो राउंड वाले कैरेक्टर से मिक्स नहीं होगा, ये कह रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, व्हेन 2 pairs of traits are combined in an hybrid, segregation of one pair, ठीक है, of character is independent of the other pair of character. I hope that this is very clear to us. Now, Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of 2 pairs of green genes during meiosis and production of X and pollen in F1, capital R, small r, capital Y, small y plant. Consider the segregation of one gene, capital R and small r. 50% of the gametes have gene capital R and further 50% have small r. Now, besides each gamete, either R or R, it should have a allele Y and small y. The important thing to remember here is that segregation of 50% R and 50% small r is independent from segregation of 50% capital Y and 50% small y. Therefore, 50% of the small r bearing gametes has Y and the other 50% has small y. Similarly, 50% capital R bearing gametes has capital Y and another 50% has small y. Thus, there are 4 genotypes of gametes, 4 types of pollens and 4 types of eggs. 4 types of capital R, capital R, capital Y, capital R, small r, capital Y and small y, each with frequency of 25% of the total gamete produced. When you write down the 4 types of eggs and pollens 2 sides of the Punnett square, it is very easy to derive the composition of zygotes that give rise to F2 plants. Although there are 16 squares, how many different types of genotypes and phenotypes are formed? Note them down and in the format given. ठीक है, चलो, तो बेसिकली इसमें काम की चीज़ क्या है मैं बता देती हूँ. ये सब पता है, 50% आर को स्मॉल वाई मिलेगा, 50% कैपिटल आर को स्मॉल वाई मिलेगा, 50% स्मॉल आर को कैपिटल वाई मिलेगा 50%. तो ये सब जरूरी नहीं, ये बस देख लो कि द 4 टाइप्स ऑफ gametes are this, each with 25% of frequency of the total gametes produced. मतलब वही 1/4. ठीक है, तो ये था. और जीनोटाइप और फिनोटाइप बोला है, तो फिनोटाइप तो पता ही है हमें 9:3:1. और जीनोटाइप क्या होगा आओ देख लेते हैं एक बार. जीनोटाइप भी हालांकि पूछेगा नहीं पर देख लेते हैं. एक जीनोटाइप जो है वो फुल डोमिनेंट है, एक. ठीक है, फिर ऐसे कितने हैं जिनमें कैपिटल आर डोमिनेट कर रहा है, ये 1 2 बस 2 ऐसे हैं. ठीक है, तो 2 ये हो गया. ठीक है, ये दोनों गए. अब ऐसा कितना है जिसमें पहले दोनों कैपिटल आर और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो. 1 2
बस यही दोनों है, ठीक है। तो 2 ये हो गए, ठीक है, ये भी गए। अब ऐसे कितने जिसमें एक कैपिटल आर हो, एक कैपिटल वाई हो, एक स्मॉल वाई हो, ऐसा वाला 1 2 3 4 ऐसे वाले हो गए, ठीक है। अब फिर कौन से ऐसे हैं जिनमें स्मॉल आर हो, कैपिटल वाई हो, तो एक ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों हो गए, है ना। तो 2 फिर ऐसे हो गए। फिर कह रहे हैं ऐसे कितने होंगे जिसमें एक कैपिटल आर हो, एक स्मॉल आर हो और दोनों स्मॉल वाई हो, कैपिटल आर स्मॉल वाई 2, 1 2, फिर से 2, ये दोनों भी गए। चलो नेक्स्ट ऐसे कितने हैं जिनमें कैपिटल आर स्मॉल वाई कोई नहीं, तो फिर 1:1:1 ऐसा सा कुछ रेशियो आ रहा है, ठीक है। बट वी डोंट हैव टू रिमेंबर, सो वी कैन स्किप दिस पार्ट। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 1900s। तो ये डेट ना याद कर लेना, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये पूछ सकते हैं। 1865 में उन्होंने अपना काम वगैरह किया, पब्लिश वगैरह किया, पर ये बहुत टाइम तक अनरिकग्नाइज्ड रहा। कब तक अनरिकग्नाइज्ड रहा? 1900s में, ठीक है। 1900s तक हिज वर्क रिमेन्ड अनरिकग्नाइज्ड। वाई? वी विल सी वाई, आगे दिया हुआ है। ये ईयर थोड़ा ध्यान देना, 1865 1900 तक नहीं हो पाया। फर्स्ट, communication was not easy as it is now in those days. His works could not be widely publicized। मतलब कम्युनिकेशन डिफरेंसेस थे, जैसे अभी तो फ़ोन करके सोशल मीडिया वाया कुछ भी पोस्ट कर दो तो वो सब तक पहुंच जाता है। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले लेटर्स लिखना पड़ता था एंड पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था, तो कम्युनिकेशन ईजी नहीं था। पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये है कि हिज कंसेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर्स इन मेंडल्स वर्ड्स as stable discrete units that controlled the expression of traits and of the pair of alleles which does not blend with each other was not accepted by his contemporaries। मतलब उनके जो दोस्त थे, उनके जो साथ के लोग थे, जो भी इस फील्ड में काम करते थे या जो भी साइंटिस्ट वगैरह थे, वो ना माने नहीं इस चीज़ को, ठीक है। क्यों नहीं माने? बिकॉज एक्सप्लेनेशन ऑफ अपेरेंटली कंटिन्यूस वेरिएशन सीन इन द नेचर, मतलब कि जो कंटिन्यूस वेरिएशंस है नेचर में वो देखे जा रहे थे, ठीक है। थर्डली, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्रेस बायोलॉजिकल phenomena was totally new and unacceptable to many biologists of his time। तो मतलब ऑब्वियसली पहली बार किसी ने बायोलॉजी में मैथ्स का यूज़ कर दिया था, परसेंटेज वगैरह लगा दिया, 50% ये जीन फलाना वो जीन, तो सब हक्के बके रह गया, अभी ऐसे कैसे मैथ्स बचने से तो मैंने बायो ली थी, तो यहीं पे बायो घुसा रहा है, तो इसलिए उन्होंने वही उसको कैंसिल कर दिया, चल हट तुझे नहीं पढ़ूंगा। फिर फाइनली मेंडल जो थे, उनका वर्क जो था एज डिस्क्रीट यूनिट, तो उन्होंने कहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो है कहाँ, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था कि वो जीन कैसा दिखता है, कहाँ पे होगा, ठीक है, कैसे होगा, किससे बना होगा, ये सारी चीज़ें। फाइन, सो दीज वर द 4 रीजन्स बिकॉज ऑफ विच मेंडल्स वर्क रिमेन्ड अनरिकग्नाइज्ड। फर्स्ट, कम्युनिकेशन डिफरेंसेस। सेकेंड was that his factors were not accepted by contemporaries because there was continuous variation seen in the nature. Third one was that he used mathematical tools which was not again accepted by the scientists at that time. Then fourth and the final one was that he did not had any physical evidence that what the gene is, where is it found and what it is made up of. So there are 4 reasons why Mendel's work remained unrecognized for such a long time. Then what happened? In 1900s, 3 scientists, Hugo de Veres, Correns and von Tesmark, independently rediscovered Mendel's result of inheritance as characters। तो ये 3 काम कर रहे थे। इन्होंने मेंडल का कहीं से पढ़ा उनके बारे में और फिर उन पर मतलब काम करने लगे और उन्होंने रीडिस्कवर किया। रीडिस्कवर मतलब फिर से इनकी बात उछाली और कहा कि इन्होंने तो कहा था कि मेंडल का इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर का जो जो चीज़ें हैं वो सारी मुझे सही लग रही हैं, तो हम इसे फिर से इसके बारे में बातें करना शुरू किया इन्होंने। Also, by this time, due to advancements in microscopy that were taking places, scientists were able to carefully observe cell division। तो अब तक क्या हुआ, पहले वो जो था कि मतलब जीन्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं, वो नहीं पता चला था। अब देखो सेल डिवीज़न हम लोग आराम से देख पा रहे थे क्योंकि अब माइक्रोस्कोप वगैरह आ चुके थे, है ना। तो अब सेल डिवीज़न जब देख पा रहे थे तो न्यूक्लियस में एक कुछ दिखा हमें, क्या दिखा हमें? क्रोमोसोम्स दिखे। This led to discovery of structures in the nucleus that appeared to double and divide just before cell division। तो पूछ देगा क्रोमोसोम्स
are the structures in nucleus that appear to double and divide just before the nucleus. Is it true? Yes, it is definitely true that chromosomes double and divide just before each cell division. Now, these were called chromosomes, a colored body, as they were visualized by staining. इनको stain करके निकालते थे, इसलिए इन्हें chromosomes कहा. Chromo means color, chromatography, वो कलर की बात हो रही है, ठीक है, chromophores वगैरह. By 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked out. तो क्रोमोसोम का मूवमेंट पता चल गया. फिर वॉल्टर सटन एंड Theodore Boveri noted the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes. Remember this point. The chromosomes का behavior जो था वो parallel था किसके behavior से? जीन के behavior से. और इन्होंने chromosome movement को explain use किया मेंडल के work को explain करने के लिए. Recall that you have studied the behavior of chromosome during mitosis, equational division, and during meiosis, reductional division. The important thing to remember is that chromosomes as well as genes occur in pairs. The two alleles of the gene are located on homologous sites of chromosomes. रुको यहाँ पे कुछ important है. The important thing to remember are chromosomes as well as genes occur in pairs. ठीक है, दोनों जो है वो pairs में होते हैं. That chromosomes as well as genes occur in pairs. ठीक है. अरे यार. Now, the two alleles of a gene pair are located on homologous sites of homologous chromosomes. ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे. मतलब ऐसे पूछ सकते हैं ना कि is the statement true or not? The two alleles of a gene pair are located at homologous sites of homologous chromosomes. So I think you must remember this point. I think it's important. ठीक है. तो दो एलील जो होते हैं एक जीन के होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के होमोलॉगस पेयर्स पे प्रेजेंट होते हैं, होमोलॉगस साइट पे प्रेजेंट होते हैं. अब आ जाओ. नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स. ठीक है. A cousin pair segregates at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete. Fine. So like segregated at gamete formation, only one of each pair is transmitted to the gamete. Independent pair segregates independently of each other. One pair segregates independently of another pair. So this is gene and this is chromosome. Now next. During anaphase of meiosis 1, the two chromosome pairs can align at metaphasic plate independent of each other. To understand this, compare the chromosome of 4 different colors in the right and left column. In the left column, possibility 1, orange, and the green column segregates together. But in the right column, possibility 2, the orange chromosome is segregated with the red chromosome. Okay? तो इसमें कुछ भी हो सकता है. ये इसके साथ सेग्रीगेट हो सकता है, ये इसके साथ सेग्रीगेट हो सकता है. ठीक है. बट दे आर लाइक बेसिकली दे डोंट डिपेंड ऑन ईच अदर. यही दिखाना चाह रहे हैं बस यहाँ पे. चलो. अब सटन एंड बोवेरी आर्ग्यू दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर of chromosome would lead to segregation of pair of factors they carry. मतलब अगर chromosomes का segregation होगा तो उन पे जो characters होंगे उनका भी segregation होगा. ठीक है. तो उन्होंने सटन एंड बोवेरी ने नॉलेज को यूनाइट किया और कहा कि chromosomal segregation with Mendelian principle is called chromosomal theory of inheritance. ठीक. Now, following this synthesis of idea, experimental verification of chromosomal theory of inheritance by T.H. Morgan and his colleagues led to discovery of basis of variation that sexual reproduction produced. Morgan worked with tiny fruit flies, that is Drosophila melanogasters, which were found very suitable for such studies. क्यों suitable थी ऐसी studies के लिए? They could be grown in simple synthetic medium in a laboratory. First reason. ठीक है. ये यहाँ तक. Second reason, they completed their life cycle in about 2 weeks. And third reason is that in a single mating they would produce large number of progeny flies. Also, okay, fourth one, कि वहाँ पे sexual dimorphism था कि बाहर से देख के बता सकते हो कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. देख लो, ये बी वाली जो है फीमेल है, लार्ज बड़ी है. मेल वाला जो है वो छोटा है. सॉरी. अरे 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 हाँ. ये मेल वाला छोटा है और फीमेल वाली बड़ी है. तो देख के पता चल रहा है जो बड़ा होगा वो फीमेल होगा. ऑल्सो इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशंस
दैट कुड बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। तो 5 रीजंस की वजह से हमने इसको चूज़ किया अपनी स्टडी के लिए। पहला क्या था कि इसको सिंथेटिक सिंपल मीडियम में ग्रो करा सकते हैं। दूसरा रीज़न क्या था कि ये जो अपनी लाइफ साइकिल थी 1 या 2 हफ्ते 2 हफ्ते में, ठीक है ये वर्ड याद रखना, मैं भूल गई थी, 2 हफ्ते में, इन अबाउट 2 वीक्स ये अपनी लाइफ साइकिल जो है वो ख़त्म कर लेती है। तीसरा सिंगल मेटिंग में बहुत सारी प्रोजेनी फ्लाइज मिलती है। चौथा ये था कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म था, देख के हम लोग बता सकते थे मेल फीमेल कौन है। और पांचवा ये था कि ये ऐसे बहुत सारे जेनेटिकली कैरिंग कर ऐसे बहुत सारे हेरिडेटरी वेरिएशंस कैरी करते थे जो कि लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते थे। तो आई होप बाय फार सब कुछ क्लियर हो गया। यहाँ तक हमारा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में दिया था। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ी डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। चलो, तो ये सब डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में थे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। या पढ़ा दो, पढ़ ले लिंकेज, ये रहे तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, फिर उसी के साथ सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह अगले उसमें पढ़ते हैं। चलो, थैंक यू।